हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नोट्स की विधि से आपको पढ़ाया जा रहा था, लेकिन कैमरे में बहुत दिक्कत होने की वजह से लेक्चर विद में दोबारा लौटना पड़ा, क्योंकि वीडियो कभी हिल जा रही थी। वीडियो हिलने से कभी नोट्स बिखर जा रहे थे। बहुत सारी समस्याएं, अकेला व्यक्ति हूँ, थोड़ा समस्या आ रही हैं। जैसे ही संसाधनों की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, हम डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स भेज देंगे। तब तक आपको एक बार पहले समझा दिया जाता है और उसके बाद आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो हम आज बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की। दोस्तों, नगर किसे कहते हैं आप भली भांति इससे परिचित हैं, जहाँ सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल होती हैं। वो सड़क हो, वो पानी हो, वो बिजली हो, या अन्य प्रकार के खाद्यान्न से संबंधित जितने भी हमारे पास ये समस्याएं होती हैं, वो सब अवेलेबल होती है हमारे पास। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होती है, उसे नगर कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो नगर नियोजन था वो वर्तमान की तरह था ना। यदि हम देखें तो सड़कें पक्की ईंटों की बनी हुई थी, खासकर मोहनजोदड़ो में। अन्य स्थलों में सड़कें कच्ची थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में सड़कें पक्की थी। और वहाँ की जो सड़क थी वो 10 मीटर चौड़ी थी, इसलिए वहाँ की सड़कों को राजपथ कहा गया है। कहाँ की सड़कों को राजपथ कहा गया? तो मोहनजोदड़ो की सड़कों को राजपथ कहा गया है। और वहाँ सुव्यवस्थित प्रकाश की व्यवस्था थी, जो बिजली कहेंगे। सड़कों में बिजली लगी हुई थी। जो हमारे नहरें बनी हुई थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। जल निकासी के लिए था, जबकि अन्य सभ्यताओं में ऐसा नहीं था। मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग के साथ जो नहरें होती थी या गलियां होती थी, वो कीचड़ से भर जाती थी पानी के समय। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विकसित स्थल था। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता तो थी, लेकिन एक विकसित सभ्यता थी। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक तो मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कें थी, राजपथ था, लेकिन इसके अलावा वहां की अन्य जो सड़कें थी वो 2.7 मीटर से 3.66 मीटर की चौड़ी थी। और गलियों की जो चौड़ाई थी 1.8 मीटर थी। आप लगा लीजिए आप कितनी मीटर थी, कितने विकसित अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता थी ना। तो मतलब बहुत ज्यादा विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। और इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता है, वहां पर ग्रिड नुमा व्यवस्था थी। मतलब जो घर बने हुए थे वो शेल्टरों में थे, ग्रिड या जाल नुमा, इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो गलियों की ओर खुल रहे हैं। अन्य एकमात्र स्थल लोथल है जिनकी सड़कें की ओर अपने दरवाजे हैं, लेकिन सारे स्थल जो हैं वो गलियों की ओर खुल रहे हैं। लेकिन एकमात्र स्थल, ये प्रश्न आ सकता है कि एकमात्र स्थल जिसके दरवाजों की ओर सड़क की ओर दरवाजे हैं, तो मोहनजोदड़ो। ठीक है। और घरों के अंदर आंगन है, जो कि वर्तमान में भी हैं। घरों में आंगन है, स्नानागार हैं, घर में 2-2, 3-3 कमरे बने हुए हैं। यदि हम तुलना करें सिंधु घाटी और वर्तमान सभ्यता से, तो एक समान मिलेगी। यदि आपको लिखने के लिए आता है तो आप बहुत आराम से वर्तमान समाज से तुलना कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा में आंगन जो बना है पक्की ईंटों से बना है, लेकिन अन्य स्थलों में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। सिर्फ कालीबंगा में ही आंगन पक्की ईंटों से बना हुआ है। अब ये तो आपके पास नगर नियोजन हो गया ना। अब बात होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। जो पहला वर्ग था वो विशिष्ट वर्ग था, जो पश्चिम टीले में रहता था। पश्चिम टीला मैंने बताया, जो दुर्ग टीला जिसे कहा जाता था, गढ़ी टोला टीला जिसको कहा जाता था। इसमें प्रशासनिक वर्ग रहते थे, जिसमें पुरोहित मुख्य था, जो पूर्वी टीले से ऊपर होता था। इनकी सुरक्षा ज्यादा होती थी ना। तो ये प्रशासनिक वर्ग, खासकर पुरोहित वर्ग किस में रहता था? पुरोहित वर्ग आपका पश्चिम टीले में रहता था, जो विशिष्ट वर्ग में आएगा। जो दूसरा वर्ग आता था वो आता था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में आपका व्यापारी, कारीगर, जुलाहे, शिक्षित वर्ग और सैनिक, ये सारे आपके मध्यम वर्ग में आएंगे, जो पूर्वी क्षेत्र में रहते थे। पूर्वी क्षेत्र को मैंने नगर की संज्ञा दी थी, आपको पता होगा। और अंतिम जो था कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग में मजदूर, दास, किसान, ये सब आते थे।
ये भी पूर्वी क्षेत्र में रहते थे, जिसको नगर क्षेत्र की संज्ञा दी जाती। तो पहला सामाजिक वर्ग में पहला मैंने आपको बताया। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां थी। बहुत बार आता है कि हड़प्पा सभ्यता में कितनी प्रजातियां थी, तो 4, और सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति वहां पर पाई जाती थी। 4 प्रजातियों में पहली जो प्रजाति थी वो अल्पाइन थी, दूसरा भूमध्य सागरीय थी, तीसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई थी, और चौथी मंगोलैंड थी। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई थी, इसी में एक नृत्य करती हुई महिला का चित्र मैंने आपको मोहनजोदड़ो में बताया था, यही मिला था। उसका सर्वाधिक संख्या में भूमध्य सागरीय प्रजाति पाई जाती है। अब अगला, स्त्रियों की दशा कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु समाज कैसा था, तो मातृ प्रधान था। प्रश्न आ सकता है कि सिंधु समाज कैसा था, तो मातृ प्रधान था, क्योंकि यहाँ पर अनेक मृण मूर्तियां मिली हैं महिलाओं की, मतलब महिलाओं की अनेक मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इसीलिए इसको उर्वरता और शक्ति और जननी के रूप में स्वीकार किया गया है। सिंधु समाज में महिला को किस नाम से पुकारा गया है, तो उर्वरा, जननी और शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। सती प्रथा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। इससे इस बात का एहसास होता है कि स्त्रियों के प्रति नकारात्मक विचार भी समाज में थी। लोथल 3 युग्मीय समाधान बहुत बार पूछा गया है। 3 युग्मीय समाधान कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। स्त्री और पुरुष को साथ दफनाया गया है। कालीबंगा से 1 युग्मीय साक्ष्य मिला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के साक्ष्य थे। खान पान, सिंधु घाटी सभ्यता में खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजों को खाते थे। शाकाहारी में देखो लोथल और रंगपुर से चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं ना। इससे पता चलता है कि वो शाकाहार भोजन थे। गेहूं, जौ, ये सारी चीजें मिली हैं। और मांसाहारी से ये पता चलता है कि वहां जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि वो मांसाहारी भी थे। सनौली में अनेक प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है ना। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों प्रकार के क्या थे, लोग खान पान करते थे। उसका वेशभूषा, सिंधु घाटी सभ्यता में वेशभूषा सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र पहनने के कारण यूनानियों ने सूती वस्त्र को या कपास को शिंडन कहा है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि शिंडन किन लोगों ने सूती वस्त्र को कहा है, तो यूनानियों ने कहा है ना। और ये सूती वस्त्र में लिपटे हुए योगी की मूर्ति मैंने आपको बताई थी, मोहनजोदड़ो से मिली है। इससे पता चलता है कि वो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। आभूषण में देखो गरीब व्यक्ति मिट्टी, शीप के बने हुए शंख का आभूषण पहनते थे, जबकि जो अमीर वर्ग था वो सोना, चांदी, इस प्रकार के आभूषण पहनते थे। ठीक है, हड़प्पा से एक श्रृंगारदान मिला है। मोहनजोदड़ो से चांदी के अंडाकार चूड़ियां मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की आभूषण के प्रति बहुत रुचि थी। स्टार्ट। अब देखो कालीबंगा से हाथी दांत की चूड़ियां मिली हैं। देखो इससे पहले चांदी की चूड़ियां कहाँ से मिली, अंडाकार, मोहनजोदड़ो से। श्रृंगारदान हड़प्पा से। अब हाथी दांत की चूड़ियां मिली हैं कालीबंगा से। नौशारो बलूचिस्तान में पड़ता है, बताया था इससे पहले। सिंदूर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चन्नूदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। अंजन सलाखा मिला है, जिसको काजल कहते हैं, काजल के साक्ष्य मिले हैं चन्नूदड़ो से ना। हड़प्पा से एक बोतल में काजल के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, मनोरंजन के साक्ष्य, यदि हम मनोरंजन के साक्ष्य आज के समय में देखें तो किस प्रकार के हैं, मोबाइल गेम है, आउटडोर, इंडोर, जो भी हैं, इतने प्रकार के गेम है। लेकिन उस समय इस प्रकार के साधन नहीं थे, सिर्फ शिकार पर डिपेंड था। शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पक्षियों को लड़ाना, पशुओं को लड़ाना ना, चौपड़ खेलना, ताश खेलना, पाशा खेलना, ये सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में थे। उस समय उनके मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो 2-3 चीजों की आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। एक तो मातृ देवी की पूजा ना, जिसमें अम्बा, काली, कराली, इस देवताओं की पूजा यहाँ के लोग करते थे। पशुपत शिव की पूजा करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पशुपत शिव की पूजा की जाती थी। और पशुपत शिव की सर्वप्रथम खोज यदि हम कहें ना, खोज की बात करें, जो मोहरू में मिली है वो अर्नेस्ट मैके ने की है। कि पाशुपति जो नाम दिया है, जो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, वो सर्वप्रथम खुदाई में मिली है अर्नेस्ट मैके को। लेकिन उन मोहरों पर पाशुपत नाम दिया है सर जॉन मार्शल ने। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने खोज की, अर्नेस्ट मैके ने।
और मार्शल ने पशुवध नाम दिया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मोहर पर, इस पशुवध के मोहर पर इसके दाएं ओर जो जानवर पाए गए हैं वो पहले हाथी और बाघ, और जो बाएं ओर पाए गए हैं वो भैंसा और गैंडा बहुत बार आया है। और उसके नीचे जो पशुपति है उसके पैरों के नीचे 2 हिरन है। यदि दाएं ओर बड़े जानवरों के नाम लिख सकते हैं, दाएं ओर हाथी और बाघ, बाएं ओर भैंसा और गैंडा, और नीचे पैरों के नीचे क्या है, 2 हिरन दबे हुए हैं पशुपति शिव के पैरों के नीचे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जल, नाग, पीपल के वृक्ष, सूर्य देवता, पशु पूजा, इनकी भी पूजा की जाती थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैंने आपको बताया नगर नियोजन, सामाजिक दशा और धार्मिक दशा। अब आपके सामने है आर्थिक दशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक दशा कैसी थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कृषि, जो कि वर्तमान समय में था लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। कृषि जलोढ़ मिट्टी पर अधिकतर की जाती थी ना। वर्तमान में जलोढ़ मिट्टी का भारत में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है ना। और उस समय भी कृषि का अधिकतर क्षेत्र था वो जलोढ़ मिट्टी में था। यहाँ के किसान नवंबर-दिसंबर में कृषि बोते थे और मार्च-अप्रैल में काट देते थे। वर्तमान में कृषि को रबी की फसल कहा जाता है ना, रबी की फसल। ठीक है, इन लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था मुख्यतः। वैसे बहुत सारे फसलों के बारे में जानते थे लेकिन मुख्यतः 9 फसलों के बारे में लोग जानते थे। गेहूं हम भी जानते हैं, जौ, तरबूज, राई, सरसों, तिल, कपास, खरबूज, मटर, जो इन सब के नाम हम जानते हैं। इन 9 फसलों का ज्ञान उन्हें था। इनका ज्ञान प्रत्येक स्थल में मिला है, मतलब इन 9 फसलों का जो ज्ञान है वो प्रत्येक स्थल में मिला है। लेकिन अन्य स्थलों से, जैसे खासकर लोथल से चावल की भूसी का रंगपुर ना, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखना है। रोजदी से ज्वार, रागी, अच्छे किस्म के जौ बनवाली से मिले हैं, ये विशेष है। अच्छे किस्म के जो जौ है बनवाली से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। लोथल से बाजरे के साक्ष्य मिले हैं ना। बनवाली से लकड़ी का हल मिला है और मिट्टी का हल। लकड़ी का हल और मिट्टी का हल दोनों बनवाली से मिले हैं, हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद पशुपालन, जो पशुपालन का प्रयोग 4 क्षेत्रों में करते थे। पहला कृषि कार्यों के लिए, वर्तमान में हम भी करते हैं। परिवहन के लिए करते हैं। क्रय विक्रय, व्यापार के लिए करते थे। क्रय मतलब बेचना और खरीदना। और मांस के रूप में 4 प्रकार से पशुपालन का प्रयोग ये लोग करते थे। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ और 12 सिंगा ऊंट, इन सबकी नॉलेज, इनको ज्ञान था सबका। लेकिन इनके मोहरों पर 4 जानवरों का उल्लेख नहीं मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय, ऊंट, गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर। शेर का तो संभवतः इनको ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, और जो घोड़े के साक्ष्य हैं वो 4 स्थानों से मिले हैं। घोड़े का पहला जो साक्ष्य मिलता है सुरकोतला गुजरात में पड़ता है, जहां से घोड़े का कंकाल मिला है। लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है और राणा घुंडई से घोड़े के निचले दांत मिले हैं। ये तीनों स्थान घोड़े के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका अंकन मोहरों पर नहीं मिलता, ये याद रखना है। सबसे प्रमुख जो पशु था बैल था, वो भी एक सिंगरी बैल जिसपे एक सींग हो। ठीक है, और इसी बैल को वृषभ कहा गया, जो मोहनजोदड़ो में इस वृषभ की पूजा करते थे लोग। ठीक है, अब आता है शिल्प उद्योग धंधे। इसमें पहला उद्योग आएगा कपड़ा उद्योग। हड़प्पा सभ्यता प्रमुख उद्योग था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? कपड़ा उद्योग। ठीक है, इसमें सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र वो लोग पहनते थे। मृदभांड उद्योग, मिट्टी और धातु के बने दोनों बर्तन इनके मुख्य उद्योग थे, मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, मतलब मिट्टी और धातु के बर्तनों का ये प्रयोग करते थे मृदभांड में। जो पहले के बर्तन हैं वो चौक और हाथ से निर्मित होते थे, और मिट्टी के बर्तनों में ये लाल रंग का प्रयोग करते थे। जो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे उनमें लाल रंग का प्रयोग करते थे, और उनमें जो चित्रकारी करते थे वो काले रंग से करते थे। काले रंग से पुष्प बनाते थे, फूल पत्तियां बनाते थे, लेकिन पूरा जो बर्तन बना था वो मिट्टी का बना होता था। ठीक है, उसके बाद मनका, मिट्टी, गोमेद,
फिरोजा, लाल पत्थर, चांदी, सोना, ये सब इनके मन के निर्माण में योगदान आते थे। सारे आभूषण लोथल और चंदूथलों से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। शीप उद्योग लोथल और बालाकोट से प्राप्त होता है। शीप उद्योग जो समुद्र से प्राप्त होता था। व्यापार वाणिज्य दो प्रकार से होता था, ठीक है, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार सुमेरियन मेसोपोटामिया से, मिस्र से, फारस से, अफगानिस्तान के क्षेत्र से और ईरान से होता था। आंतरिक व्यापार कर्नाटक से होता था, काठियावाड़ से होता था, कश्मीर से होता था, बलूचिस्तान से होता था, ठीक है। और मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें मिली हैं और वैसे ही लोथल और मोहनजोदड़ो से भी बेलनाकार मोहरें मिली हैं। इससे ये पता चलता है, देखो बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से भी मिली हैं और लोथल से भी मिली हैं। और ये बेलनाकार मोहरें कहाँ की हैं? मेसोपोटामिया की। तो इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक संबंध है। कालीबंगा में हाथी दांत के पैमाने मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यापारिक संबंधों से ये पता चलता है कि ये जो पैमाने मिले हैं उससे नापतोल का कार्य होता था, ठीक है। मिस्र से मम्मी का मॉडल मिला है, इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र के बीच व्यापारिक संबंध है, ठीक है। फारस में फैलका और बहरीन से व्यापार का उल्लेख मिलता है, ठीक है। फारस मतलब इराक। और जो सुमेरियन में एक शासक था सौरगन वंश का शासक था, उसका नाम था अक्काड। मिस्र की सभ्यता में मम्मी का मॉडल मिला है, जानते हो मम्मी मिस्र की विशेषता थी। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच मिस्र के बीच अच्छे संबंध थे। और खासकर जो मम्मी का मॉडल मिला है लोथल से भी मिला है, ठीक है, उससे ही पता चलता है। तो सुमेरियन वंश था एक, शारगोन वंश में अक्काड ने अपने एक अभिलेख जो 2300 BC में मिला है, इस अभिलेख में उसने 3 स्थलों के बारे में चर्चा की है। और इन 3 स्थलों के बारे में चर्चा इसलिए की है कि इन 3 स्थलों से उनके व्यापारिक संबंध थे। और ये तीनों स्थल बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा लेवल में, ठीक है। पहला आता है मेलवा किसे कहते हैं? सिंधु घाटी को। दूसरा मगन, उसे कहते हैं पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत को। और जो तीसरा स्थान आता है दिलमुन को कहते हैं बहरीन, ठीक है। और ये बहरीन बहुत ही अच्छी जगह होने के कारण इसे सूर्योदय का देश भी कहा गया है, शार्प सूत्रा देश कहा गया है और हाथियों का देश भी इसे कहा गया है। तो इन तीनों स्थानों के बारे में सारगोन वंश के शासक अक्काड ने उल्लेख किया है कि यहाँ व्यापार होता था इन 3 स्थानों से। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में आयातित वस्तुएं क्या क्या थी और किस स्थान से प्राप्त होती हैं, ये महत्वपूर्ण है। पहला, बहुमूल्य पत्थर जो प्राप्त होते हैं कश्मीर के काठियावाड़ से होते हैं। अर्धकीमती पत्थर बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। सोना जो प्राप्त होता है कोलार कर्नाटक में, आपको पता है। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। आंतरिक व्यापार और बाही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाजवद मणि बदखंसा अफगानिस्तान से, बहुत बार आया प्रश्न, लाजवद मणि कहाँ से मिला है? बदखंसा अफगानिस्तान। चांदी फिरोजा सीसा अफगानिस्तान ईरान, ठीक है। निर्यातित वस्तुएं शीप के बने सामान, शीप उद्योग, हाथी दांत के पैमाने बनकर आए ना, ये सब लोथल से आए। सूती वस्त्र ये सब निर्यातित वस्तुएं थे। शीप के बने सामान, हाथी दांत के पैमाने और सूती वस्त्र निर्यातित, मतलब भारत से बाहर जाता था। और पैमाना देखो, हाथी दांत का पैमाना मैंने बताया लोथल से मिला है। और जो पैमाने मिले हैं 16 के गुणज के मिले हैं, 16 दूना 32, 48, 64, इस प्रकार के इनके गुणज मिले हैं, पैमाने मिले हैं। और जो मोहरें मिली हैं कुल हड़प्पा सभ्यता से 2500 मोहरें मिली हैं और उसमें से 1200 जो मोहरें मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से अकेले मिली है। जो मोहरें अधिकतर मिली हैं वर्गाकार मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर मोहरें किस आकार की मिली हैं? तो वर्गाकार आकार की मिली हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये जो मोहरें बनी होती थी किसकी बनी होती थी? शेल खड़ी की, सबसे अधिक खेल खड़ी की से निर्मित होती थी। उसके बाद मिट्टी, जो काचली मिट्टी होती थी उससे बनती थी। गोमेद से बनते थे, फिरोजा से बनते थे, चर्ट से बनते थे ना, फ्लिंट से बनते थे। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इन जो मोहरों पर आकृति होती थी पेड़ पौधे पशु पक्षियों की आकृति होती थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि लिपि, किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि, सर्वप्रथम जानकारी जो लिपि की मिलती है वो 1853 में मिलती है और पूरी जानकारी 1923 में मिलती है। जो इस लिपि में टोटल अक्षर 64 थे, ठीक है। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक है,
जिसमें 250 से 400 अक्षर मिले हैं। ठीक है, इसमें अधिक जो अंग्रेजी शब्द यू है उसका सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। बहुत बार प्रश्न आया है कि अंग्रेजी शब्द किसका प्रयोग सर्वाधिक है, यू आकार का, और मछली के चित्र का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। इस लिपि को लिखने का तरीका बौस्टोफिडन कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को लिखने की विधि क्या कहलाती है, बौस्टोफिडन, गोमित्रिका विधि कहलाती है, या पिक्टोग्राफी, जिसको चित्रात्मक लिपि ना। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, जो चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, जिसको हम बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, मतलब बौस्टोफिडन क्या है, जो बाएं से दाएं ओर लिखी जा रही है। परिवहन के साधन देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में परिवहन था वो जल और थल दोनों था, मतलब जल से भी व्यापार होता था और स्थल से। लोथल मुख्यतः भोगवा नदी के तट पर था ना, तो यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। देखो लोथल बंदरगाह था जो भोगवा और साबरमती में था। यहाँ से जो डाक यार्ड मिले हैं, बंदरगाह मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व के अन्य देशों से व्यापारिक संबंध है। मेघम जो नर्मदा नदी के तट पर था, भक्ताराव जो किम नदी के तट पर था, प्रभास पट्टनम जो हिरंड नदी के तट पर था, बालाकोट मकरान तट पर था, शुद्धकांगदो दाशक नदी पर था। ये सारे बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों से ही सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य देशों से व्यापार होता था। लोथल से मिट्टी की बनी हुई नाव मिली है, इससे पता चलता है कि ये नाव से व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो से सुमेरियन नाव मिली है ना, इसमें जल स्तर की जानकारी मिलती है। स्थल मार्ग से तांबे की गाड़ी जो कि हड़प्पा से मिली है। बैलगाड़ी का उल्लेख मिलता है, ये इससे स्थल व्यापार का उल्लेख मिलता है। अब बहुत ही अंतिम बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखो ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि जो एक विकसित नगरीय व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हुआ ना। जो नगर थे विकसित अवस्था में थे वो पीछे की ओर आने लगे, जिससे उनकी संस्कृति का पतन हुआ ना। जो सड़कें अच्छी व्यवस्था थी, लोग सड़कों में ही घर बनाने लग गए, गलियों में घर बनाने लग गए, कोई अच्छी जो पुरानी ही ईंटों का प्रयोग करने लग गए, इसलिए इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ। तो अलग अलग विद्वानों ने ये माना है कि इस सभ्यता का पतन इसलिए हुआ। तो ये हम आपके सामने रख रहे हैं कि किन विद्वानों ने ये कहा। तो सर्वप्रथम आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, ये विद्वान मानते हैं मार्टिन व्हीलर और अर्नेस्ट मैके। ये प्रश्न बहुत बार मिलान के लिए आया है कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, किसने कहा, तो अर्नेस्ट मैके और मार्टिन व्हीलर। बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये कहा सर जॉन मार्शल और मैके। मैके ने यहां तक कहा कि चन्नू बाढ़ से डूब गया था। ठीक है, उसके बाद मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। मलेरिया, मोहनजोदड़ो मलेरिया से नष्ट हो गया था, KUR केनेडी ने कहा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन आर्नेन स्टाइन और अम्लान घोष ने कहा। जलवायु परिवर्तन किसने कहा, आर्नेन स्टाइन और अम्लान घोष। जनसंख्या में वृद्धि TM लैम्बेरिक ने कहा। बिजली गिरने से रूसी एक व्यक्ति हैं देमेत्रिक ने कहा। देमेत्रिक देव ने क्या कहा, बिजली गिरने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। विवर्तनिक परिवर्तन का मतलब है तूफान आने से, जॉर्ज डेल्स ने कहा। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल ने बताया। नदी मार्ग में परिवर्तन अम्लान घोष ने बताया। तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। आज हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। दोस्तों कैसा वीडियो लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। नोट्स की विधि से पढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन उतने अच्छे साधन ना होने के कारण वो सक्सेस नहीं हो पाए, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन आपको नोट्स जरूर मिलेंगे। और पहले मैं चाह रहा हूं कि लेक्चर विधि से आपको समझा दिया जाए और उसके बाद आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएं। चलो बताना जैसा भी होगा वीडियो। और कल हम वैदिक कालीन संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कल मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।